अरे अनुष्का क्या कर रहे हो? घर नहीं गए अभी तक? पता नहीं, मैं तब से कैब बुक कर रही हूँ, कुछ बुक नहीं हो रहा है। आज ऑटो नहीं है, कार नहीं है, कुछ नहीं है। पता नहीं घर कैसे जाऊंगी। भैया तो बुक करते रहो, मैं तो निकला। बाय। चलो, और कुछ नहीं है तो न्यूज ही देख लेते हैं। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की किल्लत। ये क्या आ रहा है न्यूज में? सही में पेट्रोल खत्म हो गया है, इसीलिए कैब बुक नहीं हो रही थी। बाहर जाके देखते हैं, गाड़ियां वाड़ियां नहीं है क्या? यार सही में कोई गाड़ी नहीं चल रही, पेट्रोल सही में खत्म हो गया। मुझे तो लगा था कि 50 साल और चल जाएगा पेट्रोल, ऐसे कैसे चलेगा? सपना था, सपना ही था ना। बाहर जाकर देखते हैं। गाड़ियां तो चल रही हैं, सपना ही था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ले 10th। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर विच इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम लोग रिसोर्सेज क्या होते हैं ये समझेंगे, अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और कैसे हम लोग अपने कंट्री में रिसोर्सेज को यूज करके डेवलपमेंट करते हैं। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स अभी आपने कोई एक सपना भी देखा होगा, है ना, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पेट्रोल के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलो, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर में समझना है कि होता क्या है रिसोर्स, क्योंकि चैप्टर के नाम में ही ये शब्द है रिसोर्स। तो सबसे पहले हमें ये पता लगा लेना चाहिए कि होता क्या है रिसोर्स। एंड ऑफ कोर्स हमें इसे हल्के में नहीं लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्स। ठीक है, तो अगर मैं आपको बहुत ही मतलब एक आसान सी डेफिनेशन बताऊं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि रिसोर्स मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जिसे आपको देखकर लगे कि हाँ ये यूजफुल है, ये मेरे काम की चीज है, हम उसे रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पानी। ठीक है, वाटर मेरे लिए बहुत यूजफुल है, जब भी प्यास लगती है तो हम पानी ही पीते हैं, तो पानी हमारे लिए एक रिसोर्स हो जाएगा। सिमिलरली फूड ग्रेन्स, हम लोग खाना खाते हैं, हमारे लिए बहुत यूजफुल चीज है खाना, फूड, तो वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। पर अगर सिर्फ इतनी सी चीज हम लोग बोर्ड के पेपर में लिख कर आएंगे तो नंबर तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, हमें चीजों को थोड़ा और समझाकर लिखना होगा। तो अगर पूछा जाए कि रिसोर्स क्या है तो स्टार्टिंग में तो इतना आप ये लिखोगे कि हाँ कोई भी एक ऐसी चीज विच सैटिस्फाइज आवर नीड, जो हमारे लिए यूजफुल हो, वो हमारे लिए रिसोर्स होती है। पर उसके आगे भी हमें समझाना पड़ेगा। ठीक है, रिसोर्स हम किसी चीज को तभी कह सकते हैं व्हेन इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। इस पॉइंट का क्या मतलब है? मान लो आपको पता चल गया कि कहीं पे बहुत सारा ग्राउंड वाटर है और अभी हमने समझा पानी हमारे लिए रिसोर्स है ना, तो मान लो हमें पता लग गया कि कहीं पे बहुत सारा ग्राउंड वाटर है, पर उस एरिया में क्या है, वहां पे टेक्नोलॉजी ही नहीं है, हम वहां पे ग्राउंड वाटर निकाल ही नहीं सकते बाहर। तो ऐसे में क्या होगा, वो ग्राउंड वाटर हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगा, है ना। तो रिसोर्स हम हमेशा ऐसे किसी चीज को कहते हैं विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जिसको निकालना, यूज करना हम लोग कर सकें टेक्नोलॉजी के हेल्प के थ्रू। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली फीजिबल। रिसोर्स हमेशा एक ऐसी चीज को कहा जाता है जो इकोनॉमिकली फीजिबल हो, जो अफोर्डेबल हो। ठीक है, मान लो जैसे तैसे आपने टेक्नोलॉजी अरेंज कर ली उस पानी को निकालने की, ठीक है, पर मान लो आप उस पानी को निकाल पा रहे हो 10 लाख रुपए में। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है बिल्कुल भी, है ना, पानी को निकालने में इतने ज्यादा पैसे लग रहे हैं। तो इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब रिसोर्स कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे यूज करना इकोनॉमिकली अफोर्डेबल हो, लॉजिकल हो। ठीक है, नेक्स्ट, कल्चरली एक्सेप्टेबल। हम किसी ऐसे चीज को रिसोर्स कहते हैं जिसे हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एक रिसोर्स है। ठीक है, क्यों है एक रिसोर्स? क्योंकि एज सोसाइटी हम लोगों ने कल्चर बना रखा है कि गोल्ड हमारे कल्चर में इंपॉर्टेंट है, हमें ज्वेलरी पहनना है, ये सब, है ना। कल को अगर
हम सारे लोग अचानक से उठे और हमें अचानक से लगे कि गोल्ड तो बहुत ही बेकार चीज है, गोल्ड की ज्वेलरी अब से पहनना बंद कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, गोल्ड एक रिसोर्स नहीं रहेगा। तो रिसोर्स हमेशा कोई एक ऐसी चीज होती है विच इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, जिसे हमारा कल्चर एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो अगर कोई भी एक ऐसी चीज है जो इन सारे कंडीशंस को फुलफिल करे तो हम उसे रिसोर्स कहते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं, व्हाट इज अ रिसोर्स? कोई भी एक ऐसी चीज विच सैटिस्फाइज आवर नीड्स, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, जो इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब रिसोर्स को निकालने का क्या तरीका होता है? ठीक है, रिसोर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट में वो रिसोर्स कहाँ पर है। ओके, जैसे मान लो ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं तो पता होना चाहिए कि फिजिकल एनवायरमेंट में ग्राउंड वाटर कहाँ है। नेक्स्ट, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस रिसोर्स को निकालने के लिए। मान लो टेक्नोलॉजी लगा के आपने ग्राउंड वाटर को निकाल लिया बाहर, अब आप क्या करोगे, इस पानी को हमें सोसाइटी में इक्वल तरीके से बांटना है, तो हम क्या करेंगे, हम म्युनिसिपैलिटी के पास जा सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि देखो हमने पानी निकाल लिया, पानी को सोसाइटी में बराबर तरीके से बांट लो। तो कोई एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो इस रिसोर्स को लोगों तक पहुंचाए। तो इस तरीके से हम लोग रिसोर्स को यूज करते हैं। अब हमारे रिसोर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ओवरऑल ब्रॉडली हम रिसोर्सेज को 4 टाइप में बांट सकते हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी आप इन सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में पढ़ोगे। अब ओरिजिन के भी बहुत टाइप्स होते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी के भी, ओनरशिप के भी, डेवलपमेंट के भी, वो आप एक एक करके देखोगे। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पहला टॉपिक है हमारा बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स का क्या मतलब है, कोई एक ऐसा रिसोर्स जो कि हमें लिविंग थिंग्स से मिले। ठीक है, बायो लग रहा है ना इसमें, बायो मतलब लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, तो कोई ऐसा रिसोर्स जो कि लिविंग थिंग्स से मिले उसे बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि फ्लोरा, फौना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स, फिशरीज, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट, एबायोटिक। अब ये बायोटिक का उल्टा है, कोई एक ऐसा रिसोर्स जो नॉन लिविंग हो, जो जिंदा नहीं हो। ठीक है, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, इन सब में जान थोड़ी होती है, इसमें लाइफ नहीं होती, तो ये एबायोटिक रिसोर्स है। नेक्स्ट, अच्छा ये जो चल रहे थे ना, ये बेस्ड ऑन ओरिजिन था। ओके, तो एक बार मैं डायग्राम में बता देती हूँ। बेस्ड ऑन ओरिजिन 2 टाइप हैं, बायोटिक, एबायोटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी भी 2 टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अभी आएगा अपना पेट्रोल, जिसके बारे में अभी हमने सपना अपना देखा था, है ना, पेट्रोल भी आएगा। चलो, तो बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी 2 रिसोर्स होते हैं, एक को कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या मतलब है, कोई ऐसा रिसोर्स जिसके खत्म होने के चांसेस बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कल को उठें और सन गायब हो जाए? ऐसा जरूर हो सकता है कि बारिश हो रही हो या बाहर क्लाउडी हो रहा हो, पर अपना सन गायब नहीं होगा, हमेशा रहेगा वो वहां पे, है ना। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनके खत्म होने के चांसेस बहुत कम है, उनको हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनके खत्म होने के चांसेस भी हैं, और अगर वो एक बार खत्म हो गया तो उसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, उतने में तो हम सब निपट लेंगे, है ना। तो उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि अपना पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल के बारे में कहा जाता है कि आने वाले कुछ 50-70 ईयर्स में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कोल, पेट्रोल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी अलग अलग टाइप के रिसोर्स होते हैं। ओनरशिप मतलब उस रिसोर्स का ओनर कौन है। ठीक है, तो जैसे एक टाइप का रिसोर्स होता है जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब मान लो एक फार्मर है, फार्मर ने अपने लिए जमीन खरीदी, तो वो जमीन फार्मर की है। ठीक है, अगर कल को फार्मर वहां पे टोमेटो के प्लांट को ग्रो करते हैं, तो मैं जाके फार्मर से लड़ नहीं सकती कि ये टोमेटो मेरा, दूसरा ग्रो कर लो तुम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो उनकी जमीन है, वो उनके रिसोर्सेज हैं। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, इंडिविजुअल रिसोर्स का, कोई एक ऐसा रिसोर्स जो एक इंसान का हो। ठीक है, नेक्स्ट, कम्युनिटी ओन रिसोर्स। कम्युनिटी ओन रिसोर्स का क्या मतलब है,
एक ऐसा रिसोर्स जिसे पूरी कम्युनिटी ओन करती हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम सारे 4-5 लोग एक ही गली में रहते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग सुबह से लेके शाम तक पढ़ते हो, मैं सुबह से लेके शाम तक पढ़ाती हूँ, शाम को जब हम फ्री हो जाते हैं तो हम लोग बैडमिंटन खेलने जाते हैं अपने पार्क में, ठीक है। तो वो जो पार्क है हमारे गली के पास, उस पार्क में खेलना हम सबका हक है, ठीक है। कोई एक बच्चा आके वहां ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं यहाँ तो मैं अकेला बैडमिंटन खेलूंगा, तुम सब निकल लो, नहीं, वो पूरा पार्क हमारा है, हम सबका है, जो भी उस कम्युनिटी में रहते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसे एक पूरी कम्युनिटी ओन करती हो उसे हम कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि एक तो पार्क हो गया, ठीक है, और बरियल ग्राउंड जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड जहाँ एनिमल्स की ग्रेजिंग कराते हैं, ये सब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मतलब टेक्निकली इंडिया में जो भी रिसोर्स है वो हमारे नेशन का रिसोर्स है, इंडिया का रिसोर्स है, ठीक है। तो कंट्री के रिसोर्सेज को नेशनल रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स का क्या मतलब है? अब कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो किसी एक कंट्री का नहीं होता, ठीक है। जैसे पैसिफिक ओशन की बात करें तो कोई एक कंट्री ऐसा नहीं कह सकती कि देखो पैसिफिक ओशन तो पूरा का पूरा मेरा है, नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम सारी कंट्रीज के हैं, ठीक है। कोई एक कंट्री ऐसा नहीं कह सकती कि ये रिसोर्स मेरा है, ठीक है। तो हमने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बना रखे हैं इस चीज के ऊपर नजर रखने के लिए कि कोई किसी इंटरनेशनल रिसोर्स को छीन ना ले, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्स जिनको संभालने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए हैं उनको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं? एक को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? अच्छा, जब हम लोग जाते हैं पीटीएम में, स्कूल में होती है ना पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो कई बार ऐसा होता है ना, हमारी टीचर कहती है कि इस बच्चे में ना पोटेंशियल बहुत है पर ये पढ़ता नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? इस बच्चे में टैलेंट बहुत है ना, पर मेहनत नहीं करता, पढ़ता नहीं है, ऐसा ही कुछ है अपना पोटेंशियल रिसोर्स भी, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज जिनके बारे में हमें पता है कि वो एक एरिया में है, ठीक है, पर हम उन्हें यूज नहीं कर रहे, उनको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं गुजरात और राजस्थान की, तो गुजरात और राजस्थान में हमें पता है वहां पोटेंशियल बहुत है, ठीक है। वहां से सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी निकालने बैठेंगे, बहुत मस्त निकलेगा, पर हम कर नहीं रहे, हम निकाल नहीं रहे, फॉर वॉट एवर रीजन हमारा अभी विलिंगनेस नहीं है, तो अभी हम निकाल नहीं रहे। तो इस टाइप के रिसोर्स को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। नेक्स्ट, एक और टाइप होता है जिसको हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स का क्या मतलब है? कोई ऐसा रिसोर्स जिसके बारे में हमने सब पता लगा लिया, ठीक है, कहाँ मिलता है वो रिसोर्स, कितना मिलता है, उस रिसोर्स से क्या क्या कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे कि पेट्रोल हो गया, सब पता है हमें पेट्रोल के बारे में। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक, ठीक है। स्टॉक रिसोर्स का क्या मतलब होता है? ठीक है, मटीरियल्स इन द एनवायरमेंट which have the potential but we do not have appropriate technology, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें पता होता है आसपास देखकर कि हाँ ये चीज रिसोर्स है, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती उस चीज को यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें वाटर की, ठीक है, तो हमें पता है वाटर को हम लोग H2O कहते हैं, ठीक है। तो वाटर में हाइड्रोजन है ना, और हमें ये पता है कि हाइड्रोजन ना एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। पर हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन पानी में मिलता है, ठीक है, पर अभी हमारे पास एज सच कोई टेक्नोलॉजी नहीं है पानी में से लार्ज स्केल तरीके से हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन को अलग यूज करने की, ठीक है। वो हम साइंस में करते हैं ना वो पॉप साउंड वाला एक्सपेरिमेंट, ऐसे नहीं सोचना कि साइंस तो है हाइड्रोजन गैस निकालने की, ठीक है। लार्ज स्केल में पानी में से हाइड्रोजन निकाल कर एनर्जी जनरेट करना, ये अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं एफिशिएंटली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमें पता है कि पानी में है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक बहुत बढ़िया सोर्स है एनर्जी का, पर अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इस टाइप के रिसोर्सेज को स्टॉक रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट, एक और टाइप ऑफ रिसोर्स होता है जिसे हम कहते हैं रिजर्व। रिजर्व का क्या मतलब है? रिजर्व शब्द का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? किसी चीज को बचा कर रखना, है ना। जैसे अगर मैं कह दूं ये सीट रिजर्व्ड है, मेरी दोस्त बैठेगी यहाँ, तो इसका क्या मतलब है? मैं उस सीट को बचा रही हूँ। तो रिजर्व रिसोर्सेज भी कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है। ऐसे रिसोर्स जिनको हम बचा कर रखते हैं, ठीक है, हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तब यूज करेंगे,
उसे कहते हैं रिजर्व रिसोर्स। ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, पर आपको क्या लगता है हर एक नदी से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं क्या? नहीं निकालते। हमें पता है कि हाँ इससे बहुत मस्त एनर्जी मिल जाएगा, पर हम निकाल नहीं रहे। क्यों नहीं निकाल रहे? हमने बचा के रखा है कि कभी जरूरत पड़ी तब कर लेंगे। ओके, तो इस टाइप के रिसोर्स को हम कहते हैं रिजर्व। जल्दी से एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने अभी पढ़ा, ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे और डेवलपमेंट के बेसिस पे। ठीक है, और फिर हमने इनके सारे एक एक टाइप को भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। ये है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। ठीक है, आजकल के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक तो एनवायरमेंट हमारा डैमेज होता है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज खरीदने के लिए पैसों की ही तो जरूरत पड़ती है, तो क्या होता है जो अमीर लोग होते हैं वो सारे रिसोर्सेज खरीद के अपने पास रख लेते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उन तक कोई रिसोर्स पहुंच नहीं पाता। तो रिसोर्सेज को जब बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो क्या होता है, रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ठीक है, मतलब बढ़ रही है, ओजोन लेयर हमारा हटता जा रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, जमीन की क्वालिटी बिगड़ती जा रही है। तो ये सब क्या है, क्योंकि हम लोग बिना सोचे समझे यूज करे जा रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि रिसोर्सेज रिच लोगों के पास ज्यादा जा रहा है, पुअर लोगों के पास कम जा रहा है। इसका एक सॉल्यूशन तो ये होगा कि हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए रिसोर्सेज का। क्या मतलब होता है इक्विटेबल का? इक्वालिटी तो आपको पता है, इक्विटी के बारे में समझते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको बराबर 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 देना। जैसे 3 बच्चे हैं, बीच में दीवार है और इनको शायद मैच ढंग से दिख नहीं रहा होगा, तो हमने क्या करा, तीनों को बराबर बराबर एक चेयर दे दी ताकि वो झांक कर देख पाए। ठीक है, तो तीनों को बराबर देने में क्या है, इक्वालिटी तो आ गई, पर इसमें एक दिक्कत है। ये जो एकदम छोटा सा बच्चा है बेचारा, क्यूट सा, ठीक है, इसे हमने जो चेयर दी, ये चेयर किसी काम की नहीं है, ये देख नहीं पा रहा। बीच वाली बच्ची खुश है और ये जो बच्चा है इसे तो शायद चेयर की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, इसे हम कहते हैं इक्वालिटी। अब हम डिस्कस करते हैं इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है, हम लोगों को जरूरतों के हिसाब से चीजें देखते हैं। ठीक है, तो लंबा बच्चा है, जरूरत है ही नहीं इसे चेयर की, तो मत दो। ठीक है, इस बच्ची को थी जेन्युइनली जरूरत, तो हमने इसे दे दी चेयर। इस बच्चे को ज्यादा लंबी चेयर की जरूरत थी, तो हमने इसे थोड़ा और हाइट वाली चेयर, या मतलब जो कहना है इसे कह दो, वो दे दिया। ठीक है, तो ये होता है इक्विटी। एक सोल्यूशन है इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करने का कि इक्विटी लाओ। ठीक है, नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब होता क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2 चीजें आ जाती हैं। देखो, डेवलपमेंट तो हमें करना ही होगा, ठीक है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम ऐसे चुपचाप बैठ जाएं ये कह के कि एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है, कुछ नहीं करेंगे, तो देश की तरक्की नहीं होगी। तो डेवलपमेंट हमें करना होगा, पर डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि डेवलपमेंट करो, पर इस तरीके से करो कि पॉइंट 1 एनवायरमेंट के ऊपर ज्यादा नुकसान ना हो, एनवायरमेंट के ऊपर कम से कम नुकसान हो। पॉइंट 2 डेवलपमेंट करो, पर इस तरीके से करो कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो उसका फायदा फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। तो लॉन्ग टर्म का सोच के डेवलपमेंट करो, इसी चीज को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या है वो प्रिंसिपल्स? कि सारे लाइफ फॉर्म को रिस्पेक्ट करो, ह्यूमन लाइफ के क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि डेवलपमेंट शब्द तो है। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थ में जो डाइवर्सिटी है, अर्थ में जो लाइफ फॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, उन्हें बचाने की कोशिश करो। नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज करो। ठीक है, अपने अंदर बदलाव लाओ, अपने डेली लाइफ में चेंजेस लाओ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, पूरे कम्युनिटी को भी समझाओ कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। ओके, चलो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं रियो कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, तो रियो दे जनेरियो में एक कन्वेंशन हुआ था, जहां पे हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात करी। ठीक है, यहीं पर ही क्या हुआ था, हम लोगों ने एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा था। ठीक है, क्या होता है एजेंडा 21? इट इज द डेक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स। वर्ल्ड लीडर्स ने एक डेक्लेरेशन, एक एग्रीमेंट साइन करा था 1992 में।
ठीक है, UNCED में करा था इन्होंने साइन, जब रियो दे जनेरियो ब्राजील में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था। एजेंडा 21 में जो भी एजेंडाज लिखे हैं, ठीक है, जो ये लोग साइन करके आए हैं, उसका मकसद क्या है कि हम ग्लोबली लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे पाए। ठीक है, तो इस एजेंडा का मकसद क्या है कि हम गरीबी से लड़ें, डिजीजेस को हटाएं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज कोऑपरेट करें साथ में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एजेंडा 21 में हर एक कंट्री से ये भी कहा जाता है कि आप अपने कंट्री में खुद का एक एजेंडा 21 बनाओ अपने कंट्री के लोगों को एनकरेज करने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। क्या मतलब है इसका? रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग का तो मतलब पता है, प्लानिंग तो हम लोग भी करते हैं ना। अगर एक हफ्ते में एग्जाम है तो हम प्लान करते हैं ना कि एक दिन एक चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा दिन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ प्लानिंग करते हैं ना, वही प्लानिंग है यहाँ पे। ठीक है, पर रिसोर्स प्लानिंग मतलब रिसोर्स से रिलेटेड प्लानिंग करना। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या आता है वो हम जरा समझते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिसोर्स को प्लान करके यूज करने से हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्स है ही नहीं। तो इसीलिए जब हम रिसोर्स निकालते हैं तो हमें अच्छे से प्लान करना होगा कि रिसोर्सेज को कहाँ कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खूब सारा कोल है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में खूब सारा पानी है, पर यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में क्या है? सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है, पर राजस्थान में पानी नहीं है। जो अरुणाचल प्रदेश में है वो राजस्थान में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लद्दाख की अगर हम बात करें तो कल्चरली बहुत रिच एरिया है। ठीक है, पर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, हम देखते हैं इंडिया में ही इतने एग्जाम्पल्स हैं कि एक स्टेट में खूब सारे रिसोर्स हैं, बाकी स्टेट में रिसोर्स नहीं है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम रिसोर्स को सोच समझ के यूज करें। तो ये एक इमेज है जिससे आपको आइडिया लगेगा कि रिसोर्स प्लानिंग में हम करते क्या है। 3 स्टेप होते हैं रिसोर्स प्लानिंग के। ठीक है, एक स्टेप होता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का क्या मतलब है? पहले पता लगाओ कि रिसोर्स कहाँ मिलेगा, आइडेंटिफाई कर लो। नेक्स्ट क्या है? प्लान। क्या प्लान करना है कि हम उस रिसोर्स को कैसे निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, मतलब मान लो आपने पता लगा लिया कि छत्तीसगढ़ में कोल है। ठीक है, नेक्स्ट आप प्लान करो कि कहाँ पर है और उसे कैसे बाहर निकालना है। ठीक है, मान लो आपने टेक्नोलॉजी यूज करके निकाल लिया बाहर कोल को। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डेवलप। अब जो इतना सारा कोल आपने इकट्ठा करा है, उस कोल के साथ करना क्या है, उस कोल को डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज करना है, इसको हम कहते हैं डेवलप। तो 3 स्टेप होते हैं। एक होता है आइडेंटिफाई, पता लगाओ रिसोर्स का है। पॉइंट 2 प्लान, प्लान करो रिसोर्स कैसे निकालना है। पॉइंट 3 डेवलप, जो रिसोर्स निकाला है उसे और आगे कैसे यूज करना है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आपको याद रखना है कि किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पर एक और चीज याद रखना कि mere availability of resource in absence of technology may hinder development। ठीक है, सिर्फ रिसोर्स रखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, रिसोर्स जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, पर सिर्फ रिसोर्स के होने से भी कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, तभी आप उन रिसोर्स को अच्छे से यूज कर पाओगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे रिसोर्स बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो बहुत बढ़िया तरक्की कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ खूब सारे रिसोर्सेज हैं पर वो तरक्की नहीं कर पा रहे। तो बहुत जरूरी है कि रिसोर्स के साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो इतना जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है, ये पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि रिसोर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो रिसोर्सेज को बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर एक बार हमारे गांधी जी ने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ठीक है, कि हमारे अर्थ में इतना जरूर है कि लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएं, पर हमारे अर्थ में इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि लोगों का लालच पूरा हो पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी गांधी जी ने कही थी। अब थोड़ा और रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आई थी। ठीक है, और यहाँ पे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात की गई। ठीक है, इसी रिपोर्ट में सबसे पहली बार
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में कहा गया था। ठीक है, अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, एक और बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए अर्थ समिट में हुआ था। अर्थ समिट क्या है, ये एक मीटिंग थी जो कि रियो दे जेनेरियो ब्राजील में हुई थी 1992 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्सेस। तो रिसोर्स क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, जो हमारे लिए वैल्यूएबल हो। तो लैंड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, जमीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जमीन के ऊपर हम लोग अलग अलग काम करते हैं। हम खेती करते हैं, माइनिंग करते हैं, आप लोगों के घर, मेरा ऑफिस, ठीक है, सारी चीजें जमीन के ऊपर ही बनी हुई है। तो जमीन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में जो जमीन है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे आइलैंड है। ठीक है, तो हमारे इंडिया का जो 43% एरिया है वो प्लेन जमीन है। और ये बढ़िया बात है, प्लेन जमीन मतलब वहां पे हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, इंडिया में 30% एरिया ऐसा है जहाँ पे माउंटेन्स हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स होना भी बढ़िया है। माउंटेन्स में क्या होता है, टूरिज्म होता है, वहां पे आसपास रिवर्स रहेंगी जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट 27% ऐसा एरिया जहाँ पे प्लेट्यू है। प्लेट्यू समझते हो, ऐसा एरिया मतलब प्लेन है पर बीच में से ऐसे उठा हुआ है स्टेज की तरह। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्लेट्यू। 27% एरिया में प्लेट्यू है। प्लेट्यू भी जरूरी है इंडिया में। प्लेट्यू से हमें मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन मतलब हम लोग जमीन को कैसे यूज कर सकते हैं। आई फील लाइक ज्यादातर बच्चे इसी टॉपिक में फंसते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। आप इसे ऐसे समझो कि हमारे पास जितनी भी जमीन है हम उनसे दो टाइप में बांट सकते हैं। एक ऐसी जमीन जहां पर खेती चल रही है, दूसरी ऐसी जमीन जहां पे खेती नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ऐसी जमीन है जहां पे फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट है। दूसरी हमारे इंडिया में एक ऐसी टाइप की जमीन है विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहां पे हम लोग खेती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पॉइंट ए, क्योंकि वो बैरन या वेस्ट लैंड है, वो वेस्ट जमीन है या फिर वो बंजर जमीन है। ठीक है, बी, हम इसलिए खेती नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे नॉन एग्रीकल्चरली कुछ हो गया, जैसे वहां बिल्डिंग आ गई, रोड्स आ गई या फैक्ट्रीज आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। हमारे इंडिया में और भी ऐसे एरियाज हैं जहां पे हम लोग खेती नहीं करते। अगेन क्यों नहीं करते हम लोग? क्योंकि वो परमानेंट पैस्चर है। हमने उस जमीन को फिक्स कर दिया कि यहाँ पे तो हम अपने कैटल्स को भेजेंगे खाना वाना खाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रूव्स हैं। मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रूव्स मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे घर के आसपास कोई एक ऐसी जमीन होती है जो खाली पड़ी रहती है, हमें पता नहीं वो क्यों खाली है, और उसमें मतलब अजीब अजीब से रैंडम पेड़ पौधे उग रहे होते हैं और वो खाली पड़ी होती है। तो ऐसे एरिया को कहते हैं मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रूव्स, और यहाँ पे खेती नहीं चल रही होती, नेचुरली कोई ऐसी प्लांट्स उग गए होते हैं। कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब एक ऐसी जमीन जिसमें खेती की जा सकती है पर फॉर वॉट एवर रीजन लोग कर नहीं रहे हैं। ठीक है, और 5 साल से ऊपर हो गया वो जमीन खाली पड़ी है। ऐसा हो सकता है किसी ने जमीन खरीद ली और फॉरेन में चला गया। ठीक है, तो एक ऐसी जमीन जहां पे हम खेती कर सकते हैं पर फॉर वॉट एवर रीजन, किसी भी कारण की वजह से हमने उसे ऐसी खाली छोड़ रखा है। नेक्स्ट फैलो लैंड। ठीक है, फैलो लैंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है करंट फैलो, एक होता है अदर दैन करंट फैलो। करंट फैलो का क्या मतलब है? लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। एक ऐसी जमीन जहां पे हमने 1 साल तक खेती नहीं करी या फिर 1 साल से कम टाइम पीरियड हो गया खेती नहीं करी, उसे हम करंट फैलो कहते हैं। अदर दैन करंट फैलो क्या होता है? ऐसी जमीन विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर। ठीक है, तो अगर 1 साल से ज्यादा टाइम तक हमने वहां पे खेती नहीं करी तो हम उसे कहते हैं करंट फैलो। ठीक है, 1 से 5 साल तक अगर खेती नहीं करी तो उसे हम करंट फैलो कहते हैं, और अगर 5 से ज्यादा नहीं करी तो वो तो देख लिया, कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक है, चलो अब दो टर्म्स हमें समझने हैं। एक है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। एक ऐसी जमीन, ठीक है, मान लो ये पूरा एक एरिया है, मान लो ये पूरी सोसाइटी है और इसमें 4 जमीन है। ठीक है, तो एरिया सोन एटलीस्ट वंस अ ईयर। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है, मान लो ये दोनों ऐसी जमीन है जहां पर साल में कम से कम एक बार तो खेती होती है। तो आप इसे और इस जमीन को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट सोन एरिया मिल जाएगा। नेट सोन एरिया मतलब वो पूरा एरिया जहां पर साल में कम से कम एक बार तो खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट
ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है, मतलब नेट सोन एरिया तो है ही, साथ ही साथ नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, नेट सोन एरिया तो है ही, साथ ही साथ ऐसा एरिया जहां पर एक साल में हम लोग एक बार से ज्यादा खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक साल के अंदर अंदर आप एक बार से ज्यादा बार खेती कर रहे हो तो वो एरिया प्लस नेट सोन एरिया उसे हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है, मतलब इंडिया में क्या पैटर्न है, किस हिसाब से हम लोग जमीन को यूज करते हैं, ठीक है। तो लैंड यूज पैटर्न डिसाइड करने के लिए हम काफी सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है, उस एरिया की मिट्टी कैसी है, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, पॉपुलेशन कैसा है, ये सारी चीजें हम देखते हैं और उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि वहां की जमीन को हम लोग कैसे यूज करें, ठीक है। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 9th में पढ़कर आ रहे हैं। टोटल जो हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पर हमें इस पूरे एरिया के बारे में सारा डेटा हमारे पास नहीं है। क्या कारण है इसका? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स हैं, आसाम को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम 100% डेटा नहीं निकाल पाए हैं। सिमिलरली हमारा जो कश्मीर है, कश्मीर को थोड़े थोड़े एरिया से, जिसे हम कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना, तो थोड़े थोड़े एरिया में से पाकिस्तान और चाइना के लोग जबरदस्ती आ रहे हैं, तो उस एरिया पर भी हम लोग 100% रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिया से रिलेटेड हमारे पास पूरा 100% डेटा नहीं है, सिर्फ 93% हमें पता है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे ना हमारे बुक्स में एक पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है, और इस पाई चार्ट में बताया गया है कि 1960 से 61 के अराउंड हम जमीन को कैसे यूज करते थे और 2014 से 15 के अराउंड हम जमीन को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला डेटा सबकी बुक में अलग हो सकता है, ईयर अलग हो सकती है, घबराना नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो पाई चार्ट की वैल्यू याद करने रटने मत बैठना, ठीक है। इसमें से मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आपको ना कंपैरिजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या करें कंपेयर, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर 1960 में 18% ऐसी जमीन है जहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है, और 2014 तक आते आते 23% ऐसी जमीन है जहाँ पर फॉरेस्ट है। आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 2014 तक आते आते फॉरेस्ट बढ़ गए। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि फॉरेस्ट क्यों बढ़ सकते हैं, थोड़ा सोचो। आप ऐसा बोल सकते हो कि हम लोगों ने बहुत कंजर्वेशन के बारे में बातचीत करी, लोगों को समझाया फॉरेस्ट को बचाना जरूरी है, शायद इसीलिए फॉरेस्ट बढ़ गए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि परमानेंट पैस्चर की जो जमीन है वो कम क्यों हो गई, तो आप बोल सकते हो कि मे बी फार्मर्स ने क्रॉप ग्रो करना ज्यादा कर दिया, तो वो कैटल्स को पैस्चर के लिए लेकर ही नहीं जाते होंगे, कोई क्रॉप ही खिला देते होंगे। इस टाइप का आपको थोड़ा खुद कॉमन सेंस से इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। अब नेट सोन एरिया जो होता है वो हर एक स्टेट में अलग अलग होता है, ठीक है, हर एक स्टेट में अलग अलग खेती होती है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो नेट सोन एरिया भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है। तो नेट सोन एरिया पंजाब और हरियाणा में अगर हम देखें तो 80% से ज्यादा होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार में 10% से कम है नेट सोन एरिया, और मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें लॉजिक यही है कि पंजाब और हरियाणा में तो वैसे भी खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां का नेट सोन एरिया ज्यादा है, ठीक है। हमारे जो कंट्री है उसमें फॉरेस्ट एरिया हमारा कम है, ठीक है। तो 1952 में एक फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी एंड उसमें हमने कहा था कि हमारे कंट्री में कम से कम 33% जो एरिया है वहां पे फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड ये नंबर हमने ऐसे फिक्स करा था कि अगर 33% होगा तो हमारे कंट्री में एक बढ़िया बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, पर हाँ हम उस टारगेट को समवॉट मीट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब जब हम जमीन हमारा रिसोर्स है, जब हम जमीन को ऐसे ही बिना सोचे समझे यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारे जमीन की क्वालिटी बिगड़ने लगती है और उसी को ही हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन नेचुरल रीजन से भी होता है पर ह्यूमन एक्टिविटीज से ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब हम डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं, जब हम पेड़ को काटते हैं, जब हम ग्रेजिंग कराते हैं, माइनिंग कराते हैं, क्वारिंग मतलब खोदना रिसोर्स निकालने के लिए, जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमारे जमीन की क्वालिटी बिगड़ती है।
बहुत सारे माइनिंग साइट्स में हम माइनिंग करते हैं और फिर वहीं पे सारी चीजों को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, तो जमीन खराब हो जाती है। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में डिफॉरेस्ट्रेशन, हम लोग फॉरेस्ट को कट करे जा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग चल रही है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में खेती बहुत होती है, तो यहाँ पे ओवर इरिगेशन, ज्यादा पानी डालने की वजह से अपनी जमीन खराब हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, जब हम लोग मिनरल्स बनाते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में जब हम सीमेंट बनाते हैं तो भी बहुत धूल वगैरह उड़ता है, जिसके वजह से एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता है। ठीक है, चलो, तो अब हमने जमीन के बारे में, लैंड के बारे में सब कुछ समझ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल एज ए रिसोर्स। ठीक है, मिट्टी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सॉइल भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। ठीक है, और पता है क्या, एक कमाल की बात बताती हूँ कि कुछ सेंटीमीटर सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हो कि एक एरिया में किस टाइप की सॉइल होगी, तो आपको पता लगाना होगा कि उस एरिया का रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, ये सारी चीजें कैसी हैं, तभी आप थोड़ा अंदाजा लगा पाओगे कि वहां का जो सॉइल है वो किस टाइप का होगा। ठीक है, बेड रॉक किस चीज को कहते हैं, अगर आप सॉइल में सबसे नीचे चले जाओ तो ये वाला जो पार्ट होता है उसे बेड रॉक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारे नेचर के ऐसे फोर्सेस हैं जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं। तो बहता हुआ बहुत तेज पानी या हवा, ग्लेशियर, डीकंपोजर्स, इन सब की एक्टिविटी से सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब सॉइल में क्या होता है, सॉइल में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है, इनऑर्गेनिक चीजें भी होती हैं। ठीक है, अब सॉइल ना, बेस्ड ऑन सॉइल में क्या मिनरल्स हैं, बेस्ड ऑन सॉइल का कलर क्या है, बेस्ड ऑन सॉइल का टेक्सचर, मतलब जब आप उसे छूते हो तो सॉइल कैसा फील होता है, बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के सॉइल हैं। ठीक है, एक है एलुवियल सॉइल। अभी टाइप्स ऑफ सॉइल के नाम सुन लो, अभी एक एक करके सारे सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। एक है एलुवियल सॉइल, एक है ब्लैक सॉइल, एक है रेड एंड येलो सॉइल, एक है लेटराइट सॉइल, एक है एरिड सॉइल, एक है फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, सबसे पहले एलुवियल सॉइल से शुरुआत करते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। 3 नदियां हैं जिनके वजह से एलुवियल सॉइल बनता है, 3 हिमालयन नदियां हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां जब बहती हैं तो ये अपने साथ खूब सारे सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं एंड सेडिमेंट्स को इधर उधर डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे हमारा बहुत ही फर्टाइल एलुवियल सॉइल बनता है। एलुवियल सॉइल खेती करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉइल होता है। ठीक है, राजस्थान एंड गुजरात के भी कुछ एरियाज में आपको ये दिख जाएगा। डेल्टास, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये लोग जहाँ पर डेल्टा, ये नदियां जहाँ पे डेल्टा बनाते हैं वहां पर भी आपको ये सॉइल मिल जाएगा। डेल्टा क्या होता है, मान लो ये एक नदी है। ठीक है, नदी माउंटेन से जब बह रही होती है तब बहुत तेज बहती है, प्लेन एरिया में आके नदी स्लो डाउन हो जाती है। स्लो डाउन होने के बाद नदी इधर उधर बट जाती है और नदी के अंदर जो भी मिट्टी एंड सॉइल होता है वो यहाँ बीच में कलेक्ट हो जाता है। इस एरिया को हम लोग डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा में भी मिल जाता है। ये एक मैप है जिससे आपको आइडिया लगेगा एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ है। तो इस पूरे एरिया में, ठीक है, मैं ब्लैक पेन चला रही हूँ, इस पूरे एरिया में हमारा एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलेगा और ये काफी बड़ा एरिया है ना, तो बहुत वाइड स्प्रेड सॉइल होता है हमारा एलुवियल सॉइल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हम एलुवियल सॉइल के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल पता है कैसा होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक माउंटेन है। ठीक है, तो अगर माउंटेन है तो माउंटेन का जो ऊपर वाला एरिया है वहां पे जो सॉइल है वो एकदम रफ होता है। ठीक है, पर माउंटेन का जो नीचे वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे एलुवियल सॉइल थोड़ा स्मूथ स्मूथ सा मिलता है। ठीक है, क्या रीजन है, जब तक सॉइल नीचे आता है तब तक हमारा सॉइल बहुत स्मूथ सा बन जाता है। ठीक है, तो नीचे जब तक सॉइल आता है तब तक इधर उधर से पानी लग जाता है। ठीक है, वेरियस फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो यहाँ आते आते हमारा एलुवियल सॉइल बहुत ही स्मूथ सा हो जाता है। ठीक है, तो अक्सर जो पीड माउंट एरिया कहते हैं इसे, माउंटेन के नीचे वाला एरिया। ठीक है, इस एरिया में जो सॉइल मिलता है यहाँ पे हमें बहुत ही स्मूथ एलुवियल सॉइल मिलता है। सो द्वार्स, चौस, तेरई, ये सारे एरियाज के नाम है। ठीक है, इन सारे एरियाज में हमें बहुत अच्छा एलुवियल सॉइल मिलता है। ठीक है, द्वार्स क्या होता है, हम देखते हैं ईस्टर्न हिमालय का जो नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, तेरई क्या होता है, जो हिमालयाज हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में उसका जो फुट हिल है नीचे वाला हिस्सा। चौस क्या होता है, शिवालिक का जो नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, इन सारे एरियाज में हमें एलुवियल सॉइल मिलते हैं। इसके अलावा एलुवियल सॉइल को आप एज के हिसाब से भी 2 टाइप में बांट सकते हो।
ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम कहते हैं बानगर और न्यू एलुवियल सॉइल को हम कहते हैं खादर, ठीक है। तो अगर ये एक नदी है तो नदी के पास पास जो आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा उसे खादर कहते हैं। नदी से दूर दूर जो एलुवियल सॉइल होगा उसे हम भानगर कहते हैं, ठीक है। जो भानगर सॉइल होती है ना, इसमें कंकड़ ज्यादा होते हैं, मतलब कैल्शियम के छोटे छोटे से पीसेस ज्यादा होते हैं, एंड इसी वजह से भानगर की फर्टिलिटी ज्यादा नहीं होती। पर खादर जो है ये रिवर के पास पास मिलते हैं, यंग सॉइल है, इसमें कंकड़ भी इतना नहीं होता, तो खादर हमारा बहुत ही एक फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल एज अ होल खेती के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉइल होता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के थ्रू आप लोग शुगर केन, पैडी, वीट, ये सारे टाइप के क्रॉप्स आप लोग ग्रो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्टली दी सॉइल, एलुवियल सॉइल में मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है एलुवियल सॉइल, इसलिए हम देखते हैं जहां पर भी एलुवियल सॉइल होता है वहां पे लोग खेती करते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी होती है। तो इसीलिए आप देखना नदर्न प्लेन्स का जो एरिया है वहां पे एलुवियल सॉइल है, वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है। ये था एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट टाइप का सॉइल है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, अब हमें नाम सुनकर ही पता चल रहा है कि ये मतलब ब्लैक कलर का सॉइल होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो होता है उसे हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं हम लोग कॉटन सॉइल? क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है। कॉटन को ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल होता है हमारा ब्लैक सॉइल, ठीक है। एंड इसी को ही रेगर सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। रेगर सॉइल का क्या मतलब होता है? जैसे रेगर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है, हम ऐसे मानते हैं कि लावा जब ओवरफ्लो हो गया था तब ब्लैक सॉइल बना था, ठीक है। तो आपको याद रखना, ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहते हैं और कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीके से कॉटन को प्लग किया जाता है। आई थॉट मे बी आप में से काफी लोगों को पता ना हो, इसलिए मैं ये ले आई थी, ठीक है। चलो, तो अब हम थोड़ा ब्लैक सॉइल के बारे में और डिस्कस करते हैं। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है? मैप में जो भी एरिया ब्लैक है, इस पूरे एरिया में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे एरियाज में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो होता है ना, बहुत क्लेई मटेरियल इसमें ज्यादा होता है और ब्लैक सॉइल ना मॉइस्चर को, पानी को अच्छे से पकड़ कर रखता है। इसमें हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जैसी चीजें होती हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत कम होता है अपने ब्लैक सॉइल में। अच्छा, ब्लैक सॉइल के बारे में ना एक खास बात बताती हूँ मैं। ब्लैक सॉइल के साथ क्या होता है, अगर ये जो सॉइल है ये इसमें पानी पड़ जाए, ठीक है, अगर ज्यादा गीला हो जाए तो ब्लैक सॉइल ना चिपचिपा सा हो जाता है, स्टिकी सा हो जाता है। स्टिकी हो जाएगा तो खेती नहीं कर पाएंगे, है ना। पर अगर ब्लैक सॉइल ड्राई हो जाए तो उसमें ऐसे बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं और इन क्रैक्स के थ्रू ऐसे हवा अंदर चली जाती है, तो हम कहते हैं कि एरेशन हो पाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर गीला होने पे स्टिकी हो जाता है, ड्राई होने पे क्रैक पड़ जाता है, तो खेती कैसे करते हैं ब्लैक सॉइल के ऊपर? ब्लैक सॉइल के ऊपर हम क्या करते हैं, एक ट्रिक है ब्लैक सॉइल के ऊपर खेती करने की। जब पहली बरसात हो तब भी अच्छे से टिलिंग कर लो, अच्छे से मिक्स कर लो वहां की मिट्टी को, तब अगर आप ऐसा करोगे तब ब्लैक सॉइल विल बी फाइन, आप उसके ऊपर खेती कर सकते हो। एक बार फिर से देख लो, एलुवियल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड एंड येलो सॉइल अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब रेड एंड येलो सॉइल सुनने में ऐसा लगता है कि ये क्या है, या तो मिट्टी रेड होगी या तो येलो होगी। रेड एंड येलो सॉइल का क्या मतलब है वो अभी हम कवर करेंगे, टेंशन मत लो। उससे पहले देख लो, ये जो भी ऑरेंजिश सा एरिया है हमारे मैप में, यहाँ पूरा, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल हमें मिलता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि ये जो सॉइल है ये ऐसे दिखने में बहुत सुंदर सा रेड सा दिखता है, ठीक है। तो हम इसे येलो सॉइल क्यों कहते हैं? जब इसी मिट्टी के ऊपर पानी पड़ जाता है, बारिश वारिश हो जाती है, तो यही मिट्टी येलो कलर में भी दिखती है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में दिस सॉइल लुक्स येलो इन कलर, इसीलिए हम इसे रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेड सॉइल रेड कलर का क्यों होता है? तो हमने थोड़ा बहुत साइंस में पढ़ा है ना, जब भी कोई चीज रेड होती है उसमें आयरन ज्यादा होता है, ठीक है। तो आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि इसका एक रेडिश कलर होता है। नेक्स्ट, लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल एक लैटिन शब्द से बना है, ठीक है, लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक,
ठीक है। तो लेटराइट सॉइल को आप ऐसे ब्रिक की तरह शेप दे सकते हो, इसलिए हम इसे ब्रिक वर्ड से बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। तो हमारे इस मैप में जो भी ये पिंक एरियाज है ना, ठीक है, ये हम कहते हैं कि यहाँ पे पूरा अपना लेटराइट सॉइल है, ठीक है। और इस सॉइल में ना लीचिंग बहुत ज्यादा होती है। लीचिंग मतलब यहाँ ये ऐसे एरियाज में होता है ये सॉइल जहाँ बहुत तेज बारिश होती है और बारिश की वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक होते हैं ये, ठीक है, बहुत डीप तक होती हैं ये मिट्टी, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ न्यूट्रिएंट्स होते भी नहीं है। सुन के लग रहा होगा कि एकदम बेकार सॉइल है, इसमें तो खेती कर भी नहीं सकते, पर हाँ, खेती हम हर टाइप के सॉइल के ऊपर कर सकते हैं। अगर हम उस मिट्टी का ध्यान रखें, सॉइल का ध्यान रखें, तो हम खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल के ऊपर भी हम लोग खेती बिल्कुल कर सकते हैं। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सारे एरियाज में हमने अलग अलग तरीके निकाले सॉइल को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो कर पाते हैं, जैसे कि कैशू नट बहुत बढ़िया ग्रो कर जाता है। ये कैशू नट का प्लांट है, ठीक है। अगेन आई थॉट कैशू नट में भी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, तो मैं इमेज ले आई, ठीक है। तो कैशू नट के भी हम लोग प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल हो गया। नेक्स्ट क्या है? एरिड सॉइल, ठीक है। एरिड सॉइल क्या होता है, आप इसे ऐसे समझो, जनरली ड्राई एरिया में, डेजर्ट टाइप के एरिया में जो सॉइल होता है ना, उसे हम एरिड सॉइल कहते हैं। सुनकर पता चल रहा होगा एरिड सॉइल में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं होते, इसमें सॉल्ट का कंटेंट, नमक बहुत ज्यादा होता है एरिड सॉइल में, ठीक है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड सॉइल लैक्स मॉइस्चर एंड ह्यूमस, ठीक है। तो हमारा जो सॉइल होता है ये ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे बहुत तेज धूप, बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट होता है, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। अगर इसी मिट्टी में अगर आप नीचे नीचे की तरफ जाओगे तो आपको कंकड़, ठीक है, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एंड इस कंकड़ के लेयर की वजह से क्या होता है, वाटर अच्छे से इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पानी 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 है, ठीक है, और नीचे सॉइल है, ठीक है, और सॉइल के नीचे क्या है, ऐसे छोटे छोटे कंकड़ की लेयर है, तो पानी हमारा अच्छे से इन्फिल्ट्रेट नीचे नहीं कर पाता है, ठीक है। पर लाइक आई सेड, कोई भी सॉइल बेकार नहीं है, अगर हम उस सॉइल का ध्यान रखें तो हम उस पर खेती कर सकते हैं। तो राजस्थान में अगर हम सॉइल का अच्छे से ध्यान रखें तो हम लोगों ने वेस्टर्न राजस्थान में एरिड सॉइल को यूज करके खेती कर रखी है। नेक्स्ट क्या है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ठीक है। तो ये जो ऊपर ऊपर वाला एरिया है ना, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल होता है। फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। माउंटेन सॉइल के साथ भी ऐसा ही है कि ऊपर वाले एरिया में ये जो सॉइल होते हैं वो रफ होते हैं, नीचे वाले एरिया में अगर आप माउंटेन सॉइल को उठाओ तो वो कंपैरेटिवली स्मूथ होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी वैली, इन सारे एरिया के पास आके माउंटेन सॉइल को उठाओ तो वो बहुत स्मूथ होगा। इन स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय डिन्यूडेशन होता है एंड यहाँ का जो सॉइल होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, ठीक है। मान लो ये एक माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर वाले एरिया में तो स्नो होता है ना, तो स्नो के नीचे मिट्टी आ जाती है, ठीक है। तो स्नो पड़ा रहता है बहुत टाइम तक, स्नो तो जम जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, नीचे का जो सॉइल होता है उस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हटने लग जाते हैं और वो थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे एसिडिक सा भी बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल को बचा कैसे सकते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल की भी क्वालिटी बिगड़ जाती है अगर सॉइल इरोजन हो तो, ठीक है। सॉइल इरोजन का क्या मतलब है, मान लो ये एक जगह है ए, मान लो ये दूसरी जगह है बी, ठीक है। मान लो यहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी पड़ी हुई है, सॉइल बहुत बढ़िया पड़ी हुई है, यहाँ पे बहुत तेज हवा चली तो क्या हुआ, ये जो यहाँ की जो सॉइल है वो उड़कर कहीं और चली गई, तो ऐसे में क्या होगा, इस एरिया के लिए तो नुकसान वाली बात है ना वो, तो इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। सिमिलरली पानी से भी ऐसे इरोजन होता है, ठीक है, पानी से भी, वाटर से भी ऐसे इरोजन होता है एंड पानी से क्या होता है, गलीज बन जाती है, ठीक है, इसे हम गली कहते हैं, ठीक है। गली क्या होता है, जैसे बहुत तेज पानी यहाँ से बहता हुआ गया तो रास्ते में जो कुछ भी था वो ऐसे कट गया तो यहाँ पे एक गली सी बन गई, है ना, तो यहाँ पे जो भी अच्छी अच्छी मिट्टी थी वो पानी के साथ बहकर निकल गई, है ना, तो इसे भी हम सॉइल इरोजन कहते हैं। पानी की वजह से देखो, जैसे जब नदी बहती है तो साइड साइड में से मिट्टी हट जाता है, ठीक है, नीचे जो मिट्टी है वो भी नदी के साथ बहती हुई जा रही है, तो ये भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट शीट इरोजन। शीट इरोजन भी देखो होता तो सॉइल इरोजन ही है,
ठीक है। शीट इरोजन में क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपर ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, जब वो हट जाती है तो हम उसे शीट इरोजन कहते हैं। ठीक है। हवा की वजह से, विंड की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। हवा तेज चलेगी तो हवा के साथ साथ मिट्टी भी उड़ जाएगी। ठीक है। चलो, अब कई बार ना सॉइल इरोजन हमारी गलती से भी होता है। अगर हम फार्मिंग अच्छे से नहीं कर रहे, अगर हम गलत तरीके से प्लोइंग कर रहे हैं, मिट्टी को गलत तरीके से अरेंज कर रहे हैं, तो भी सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करते हैं जिससे हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करते हैं जिससे हम सॉइल को बचा सकते हैं। एक तरीका होता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग को ही हम लोग स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है। क्या होता है स्टेप फार्मिंग? मान लो ये एक माउंटेन का स्लोप है। ठीक है। मान लो ये एक माउंटेन का स्लोप है। ठीक है। तो और हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं। अगर ऊपर से कोई नदी बहती हुई आए या अगर बारिश हो गई या बहुत तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, अपनी सारी मिट्टी यहाँ से, बढ़िया मिट्टी यहाँ से निकल लेगी, है ना। ये होना सही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, माउंटेन में ही स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है। तो अगर ये माउंटेन है तो माउंटेन में हमने यहाँ पे ऐसे सीढ़ियां बना दी। ठीक है। और अब हम इस स्टेप के ऊपर खेती करते हैं। ठीक है। ये करने से देखो, ऐसा तो नहीं होगा कि सॉइल इरोजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पर सॉइल इरोजन कंपैरेटिवली होना थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल खत्म नहीं होगा सॉइल इरोजन, पर रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके को हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। अगर आप लोग पहाड़ के साइड कभी भी गए हो तो आपने जरूर इसे देखा होगा। ठीक है। माउंटेनियस एरियाज, हिली एरियाज में होता है। एंड पता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड के पेपर्स में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक ऐसा तरीका बताओ सॉइल कंजर्वेशन का जो आप माउंटेनियस एरियाज या हिली एरियाज में यूज कर पाओ। तो याद रखना, टेरेस फार्मिंग हिली एरियाज में होता है। ओके। चलो नेक्स्ट, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, मान लो ये अपनी जमीन है। पहले तुम लोग मेरी ब्यूटीफुल ड्राइंग के साथ समझ लो। ठीक है। उसके बाद फिर इसे देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है। तो मान लो ये अपनी जमीन है जिसपे हम लोग खेती कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, जमीन को ऐसे ऐसे बांट देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक जो लाइन है यहाँ पे हम टॉल प्लांट्स को ग्रो करेंगे, एक में शॉर्ट, एक में टॉल, एक में शॉर्ट। ठीक है। तो अब ये करने से क्या होगा, ठीक है, अगर बहुत तेज हवा चलती है ना यहाँ से, तो हवा के लिए ना एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। अगर ये सारे प्लांट्स की लेंथ सेम होती तो हवा एकदम मस्त बहती हुई निकल जाती और सॉइल इरोजन कर जाती। ठीक है। अब क्योंकि हमने एक बैरियर क्रिएट कर दिया, बीच में टॉल फिर शॉर्ट, बीच में टॉल फिर शॉर्ट, तो इस वजह से क्या होगा, हवा के लिए एक ग्रेडियंट, एक बैरियर सा क्रिएट होगा, इसलिए सॉइल इरोजन कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक और तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, शेल्टर बेल्ट। ठीक है। शेल्टर बेल्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। शेल्टर बेल्ट में हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये अपना ये जमीन है जिसके ऊपर हम लोग खेती कर रहे हैं। ठीक है। अगर हवा चलेगी नुकसान हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स पर हम लोग टॉल टॉल प्लांट्स या टॉल टॉल ट्रीज को ग्रो करते हैं। ठीक है। ये करने से क्या होगा, अब अगर हवा चलती भी है तो हवा इन पेड़ों से टकरा जाएगी और अपना जो सॉइल है वो बच जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे हम अपने सॉइल को बचा सकते हैं। ठीक है। तो हमने सारे सॉइल कंजर्वेशन के तरीकों को भी डिस्कस कर लिया है इन डिटेल। सो आई होप अब आप बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। हमने सारे टॉपिक्स को इन डिटेल कवर करा है। सो आई होप आप बच्चों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इन डिमांड था ये चैप्टर। आप लोग अलग अलग एरियाज में, कमेंट सेक्शन में, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर भी आप में से काफी सारे बच्चों ने मैसेज करा और कहा कि ज्योग्राफी स्टार्ट कर दो। तो हाँ, ठीक है। सो आई होप अब आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन से चैप्टर का चाहिए। ओके बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।